फूल खिले वो खिला रहे सदियों, या ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल न हो। खुदा करे मेरे एक वतन भी हम वतन के लिए, हयात जुर्म न हो ज़िंदगी वबाल न हो। बहर कैफ, अब हम अपनी रिवायत की पास अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। हम तमाम जानते हैं कि हमारे अकाबिरीन की कैसे कुर्बानी रही है। खुसूसन जिस मुनासिबत से हम तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड है और वक्त की तारीख को आप तमाम लोग जानते ही हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम बेपनाह शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हम तमाम को यहाँ पर बैठने की और यहाँ पर जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई। आइए सबसे पहले मैं वक्फ बोर्ड के मेंबर एयूब पठान साहब के इस्तकबाल के लिए मैं आली जनाब काई साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आली जनाब एयूब पठान साहब के बहुत शुक्रिया। ताउन और तरक्कियों की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना सब कुछ वक्फ कर दिया। उन्हीं में से हमारे खास यहाँ पर अब्दुल माजिद पटेल साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो वक्त का पाबंदी का ख्याल करते हुए जरूर कायम किए हैं, जो आने वाले वर्षों तक एक रोल मॉडल की हैसियत से बाकी रहेंगे। काजी साहब ने यह साबित किया कि यह ओहदा सिर्फ कुर्सी का नाम नहीं है, बल्कि एक अमानत और जिम्मेदारी का काम है, जिसे दियानत, मोहब्बत और खिदमत के जज्बे से निभाना होता है, और उसे आपने अब तक बखूबी निभाया। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला जनाब चेयरमैन सबीर काजी साहब को मजीद कामयाबियों से सरफराज करे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र दराज करे, और उनके हाथों महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड मजीद तरक्की के मनासिल तय करे। दयार पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनाज दे तुझको, सुकूत लालाए और गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं औरंगाबाद पब्लिक हाई स्कूल के असातिज़ा और तलबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बोर्ड की जानिब से होने वाले इस एजाज़ को कबूल फरमाएं। औरंगाबाद पब्लिक हाई स्कूल कि वहाँ और काई साहब की जानिब से इस होने वाले एजाज़ को कबूल फरमाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत सारे अहबाब है जो काई साहब के इस्तकबाल करना चाहते हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि काजी समीर साहब की नुमाइंदगी में और उनकी रहबरी में इन मुलाजिमीन और इन काम करने वालों को महसूस हो रहा होगा कि हो सकता है ये डेली बेसिस परमानेंट में बदल जाए। अल्लाह हमारे शफीक साहब, हमारे जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनकी नुमाइंदगी, उनकी रहबरी और उनके तरीके से उम्मत के काम करने का जज्बा उनके अंदर पैदा फरमाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पदवीधर संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर अमर शेख साहब के काजी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। विशेष अधीक्षक अब्दुल अजीम साहब के फर्जंद यहाँ तशरीफ लाए हैं, वो भी काजी साहब। मत लगाओ, खड़े रहो आप लोग। वजनदार थोड़ी है ना, क़यादत में उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसी तरीके से मिनिस्टर साहब के फजल अर्जुमन काई साहब की इस कारकर्दगी से खुश शहर के लिए आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी करोड़ करोड़ मग़फ़िरत फरमाए। बार कौंसिल मुंतखब होने पर उपाध्यक्ष साहब इस्तकबाल किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के बहुत खास और फाल रुकन मुशीर अहमद साहब का भी इस्तकबाल किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे और एक अरे माम आप जो हार पे हाथ रखो। खड़े रहो। बस। हाँ, ठीक। हमारे रियासत महाराष्ट्र के अलग अलग अजला से, शोलापुर से, नांदेड़ से, परभनी से और इधर जालना, परभनी, अहमदनगर, पूना, पारनेर, इन तमाम को इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। मैं आए हुए तमाम ही मेहमानों का तहे दिल से पूरे बोर्ड का इस्तकबाल करें। ठीक। तो दिखने दो। हाँ। ठीक। इधर देख। तमाम ही तरफ देख रहा है और ये सोच रहा है कि लोगों की तादाद कम है, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि हम वो अवाम हैं जिन्होंने हमारी तारीख उठाकर देखी जाए तो हमने कभी तादाद पर भरोसा नहीं किया है। हर आगाज में और हर अच्छे काम में तादाद कम होती है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की, जिसने सारी कायनात को बनाया और इस कायनात में बनाया। सबसे पहले हाजरीन मजलिस को और हमारे मुल्क के सभी भाइयों को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, जो इस कुर्सी पे बैठा हूँ, ये तो मेरी कोई मिसाल है कि मैं काफ़ी देर से देख रहा था, कुछ ज़्यादा ही तारीफ चल रही थी। ना तो मेरी कोई मिसाल है, ना मेरी कोई औकात है। ये तो मेरे रब का करम है और मेरे वालिदैन की परवरिश है, जिनका ये नतीजा है। आज इस मंच पर यौम आज़ादी के मौके पर मेरे साथ बैठे हुए वक्फ बोर्ड के मेंबर, बार काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट एयू पठान साहब, उसी तरह वक्फ बोर्ड के मेंबर मेरे कलीग जनाब एडवोकेट इफ्तिखार हाशमी साहब, डिप्टी सीओ मुशीर साहब और जनाब वकील संघ के अध्यक्ष जावेद देशमुख साहब और उनके सभी वकील साहब साथी, इस शहर के डॉक्टर अल्ताफ साहब, काजी सेवा संघ के सदर जनाब मोहम्मद शफी साहब और सामने बैठे हुए सभी भाई बुजुर्ग, दोस्त, हमारी बहनें और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे ये सब बच्चे, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे सब यहाँ के जो स्टाफ, जो कर्मचारी है, जो मेरी ताकत है, उन सभी का भी मैं इस्तेकबाल करता हूँ।
और फिर एक बार यौम आज़ादी की सबको मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि अभी हमारे माजिद साहब ने बताया कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ क्या है और उसकी हालत क्या थी और अब क्या है। हम लोगों ने, मैं और मेरी टीम ने ये कोशिश की है कि सबसे पहले जब हम मेंबर बने तो हमारा जो माजिद साहब ने जैसे बताया पूरे महाराष्ट्र के लिए सिर्फ 34 लोग काम कर रहे थे। वजूद वक्फ का और वक्फ बोर्ड का मिटने पे आया था। तो जब हम आए तो हमारे सामने एक बड़ा टास्क था। सबसे पहले तो हमको हमारा वजूद बनाना पड़ा। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी नहीं था, हमने सोचा कि मिल्कियत तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आप सबको बताना चाहूँगा कि इंसान की अमीरी की पहचान क्या होती है। कोई इंसान अगर अमीर है तो उसको कैसे पहचाना जाता है? तो उसकी मिल्कियत से, उसके प्रॉपर्टी से हम पहचानते हैं कि ये इंसान अमीर है। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हम कहते हैं कि हमारी कौम गुर्बत ज़दा है, लेकिन ये सोच हम अगर बदल सकते हैं तो हमसे ज़्यादा अमीर इस मुल्क में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास मिल्कियत है, हमारे पास प्रॉपर्टी है जो हमारे आबो अरबा ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए वक्फ किया। इस मंशे से वक्फ किया कि जो हमारे आने वाले दौर में हमारी कौम की हालत सुधारने में और बनाने में इसकी मदद हो सके। इसी मंशे को कामयाब करने के लिए हमने उस रूप में काम करने की सोचा। सबसे पहले हमने देखा काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, पॉलिसी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। ये सारे चीज़ों का हमने प्लानिंग बनाना शुरू किया। सबसे पहले रिक्रूटमेंट की परमिशन के लिए गवर्नमेंट के पास गए। तो जब हमारी परमिशन गई तो 6 महीने तो हमारे फाइल को ही नहीं देखा गया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ऐसी कोई परमिशन 70 साल में मांगी ही नहीं गई थी। वक्फ बोर्ड ये गवर्नमेंट का इदारा है, हमको लोगों को जाकर बोलना पड़ा, नहीं तो लोगों की सोच ऐसी थी कि वक्फ बोर्ड ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मुसलमाना का कोई तो भी एक ऐसी संस्था है। इस इदारे को ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, ये हमको बताना पड़ा। आज हम देखते हैं कि हमें हमारा हक लेना है तो हमें जद्दोजहद करना पड़ेगी। हमने गवर्नमेंट के पास गए, हमारे हालात बताए, हमने मदद मांगी, हमें थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन हमको रिक्रूटमेंट की परमिशन मिली। सबसे पहले हमने रिक्रूटमेंट किया, उसके बाद फिर हमने, जब हमारे पास लोग आए तो हमने ऑफिसेज बनाए। ऑफिसेज बनने के बाद हमने कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे लोग लिए। इस तरीके से जो 34 लोग माजिद साहब आपने जो बोले थे, हमारे 200 प्लस स्टाफ में कन्वर्ट हो गया। जब हमारे पास लोग आए तो हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर मराठवाड़ा छोड़कर ऑफिसेज नहीं थे वहाँ पर ऑफिसेज बनाए। ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तब हमने काम करने की सोची। यहाँ पर मीटिंग्स पहले 2 महीने में, 4 महीने में एक बार होती थी। मैं आप सबको बताना चाहूँगा 2021 में जब मैं मेंबर बना तो मेरा मकान काजी नगर भीड़ में है और 2015 का हमारी मस्जिद का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था, जो मैंने 2021 की जो मेरी पहली मीटिंग थी वो मस्जिद का रजिस्ट्रेशन किया, मतलब पूरे 6 साल के बाद। तो 5-5, 6-6 साल हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, तो डेवलपमेंट की तो बात ही दूर रही। उसके बाद हम लोगों ने इस डेवलपमेंट के लिए फिर कोशिश शुरू की। हमको एक स्टाफ मिला, ऑफिसर्स मिले, जिनसे हमको आइडियाज मिलते गए, हम लोग प्लानिंग करते गए और इस तरीके से फिर हमने मीटिंग्स टाइम टू टाइम लेना शुरू किया। यहाँ पर वकील साहब बैठे हुए, हेयरिंग सेक्शन को डेवलप किया ताकि लोगों को इंसाफ वक्त पर मिले। नहीं तो पहले ऐसी बात थी कि हेयरिंग में एप्लीकेशन आया 6-6 महीने तारीख ही नहीं लगती थी, लेकिन हमने हर महीने का हर आखिरी जुमेरात एक हेयरिंग का रखा।
ताकि हमारे वकील साहिबान को भी आसानी से वो उस केस की पैरवी कर सके और जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं उनको इंसाफ वक्त पर मिल सके। उसके बाद हमने सोचा कि डेवलपमेंट मंशाए वाकिफ क्या था। मंशाए वाकिफ के जो इंसान की ज़रूरतें होती है, अहम ज़रूरतें जीने के लिए जो लगती है, 4 ज़रूरतें हमने समझी, हेल्थ, एजुकेशन, रोजी रोटी, कारोबार और रिहाइश, मकान। ये चारों चीज़ें का तरतूत इस वक्फ एक्ट में की गई है। उस रुख में हमने अपना काम शुरू किया और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से हमने हेल्प लेते गए। जैसे कि बताया, हमारा ऑफिस जल्द ही हम इंशाल्लाह ऑफिस हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर एक अच्छी आलीशान इमारत में, जिसका टेंडर निकल चुका है, जल्द ही उसका काम शुरू हो जाएगा। उस इमारत में हम शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हेल्थ में क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने गवर्नमेंट के पास गए, हमने हमारी मांग रखी और पहले ही मांग में हमको एक महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज खुलेगा, एजुकेशन इदारा हमको तुरंत दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की 60% की कंट्रीब्यूशन है उसमें और 40% की कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट की है। इस तरीके से हमें समझ में आया कि मांगने पे मिलता है, जिद करने पे मिलता है, तो हमने और मांगे रखना शुरू की और हमारे सर्विसेज को अच्छा करना शुरू किया। तो हमको लोगों से भी कोऑपरेशन मिला। जितने हमने सर्विसेज दिए, हमारे लोगों से वक्फ बोर्ड के तरफ आने का जो रुख है, एक हालत तो ऐसी थी कि लोग वक्फ बोर्ड से अपना रजिस्ट्रेशन निकालकर चैरिटी में जाना चाहते थे। ऐसा क्यों? तो आप देखते थे कि हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर कोई नागपुर से आदमी आता था तो वो शाम तक यहाँ बैठकर घूम फिर कर वापस जाता था, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिलती थी। लेकिन आज हमने हर कामकाज को डिस्ट्रिक्ट पर भेज दिया है। अब हेड ऑफिस पर किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से लोगों के काम होने लगे तो हमारी इनकम भी बढ़ गई। जहाँ पर 4 करोड़ 5 करोड़ इनकम थी, 11 करोड़ हो गई। ये थोड़ी ना हमने किसी के जेब से निकाले, लोगों को सर्विसेज दिए, लोगों के काम किए, लोगों को भी डिसिप्लिन बताया, वक्फ एक्ट का मंशा बताया। आज हमारी प्रॉपर्टी इंक्रोच है, वो इंक्रोचमेंट से इलीगल कब्जे से निकालने के लिए हमने जो है तो लीगल डिपार्टमेंट को मजबूत किया और उस तरीके से आज हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा 60% जो इंक्रोचमेंट है 4 साल में, भले उसको हमने कितना कम किया वो अहमियत नहीं, लेकिन 1% भी इंक्रोचमेंट हमने 4 साल में बढ़ने नहीं दिया। इतनी कामयाबी हमको मिली है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 2 से 3 साल के अंदर हमारा ये इंक्रोचमेंट 50% हो जाएगा। जमीन हमने हमारी प्रॉपर्टी की अहमियत किस तरीके से होती है वो लोगों को बताई। आज हमारी प्रॉपर्टी लोग रेंट पे वक्फ एक्ट के लीज रूल के हिसाब से ले सकते, ये पता ही नहीं था। वो फ्री में लेना ही पसंद करता था। लेकिन आज हमने ऐसा माहौल पैदा किया कि हमारे कल 8 दिन पहले एक टेंडर हुआ, हमारी एक प्रॉपर्टी का 6 लाख रुपए का हमारा बेस प्राइस था और उसको 35 लाख रुपए बोली लगाकर वक्फ की प्रॉपर्टी लीज पे बोली लगाकर ली गई। ये क्या है? हमने हमारी अहमियत को बताया। साहब, आपकी अहमियत, आपका वजूद आपको साबित करना पड़ता है, वो कोई नहीं और बताता। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बिल्डर हूँ, रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, तो मुझे प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है कि प्रॉपर्टी से क्या हो सकता है, सिर्फ ब्रांड के वजह से। क्यों? कि लोगों को यकीन है कि यहाँ पर 200 रुपये ज़्यादा लेंगे, लेकिन ये सारे कागजात, इनका टाइटल अच्छा होगा। उसी तरह से हम जो है तो हमारे वक्फ बोर्ड का हमारा टाइटल अच्छा बनाने जा रहे हैं कि लोगों को भरोसा आए, अच्छे अच्छे डेवलपर आए। आप इससे समझ सकते हैं कि जिसका बेस प्राइस 6 लाख हो, उसकी बोली 35 लाख लगी, मतलब उसका भरोसा बढ़ गया। आज हमारा हाल ऐसा है कि अच्छा डेवलपर अगर हम इनवाइट करो तो वक्फ की प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। लेकिन हम आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा करेंगे कि सबसे पहले अगर कोई डेवलपर चाहेगा तो हमारी प्रॉपर्टी को डेवलप करेगा। प्रॉपर्टी डेवलप होंगी, उसकी इनकम जनरेट होंगी। इनकम जनरेट से मांग कर लाया है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारा डेवलपमेंट की तरफ इतना मजबूती से काम चालू है कि आसानी से हम खुद खोलेंगे, खुद से हमारे एजुकेशन हमारे बेरोजगार को रोजगार देंगे इंशाल्लाह। इसमें से
आसानी से जनरेट कर सकते हैं। बम्बई के अंदर, नागपुर के अंदर, इन मेट्रो सिटीज में हमारी जिससे हम कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं कि उसमें से सारे महाराष्ट्र का काम कर चल सकता है। इसके लिए बम्बई के अंदर जितने कंडीशंस में बिल्डिंग है डेवलपमेंट करने का प्लान है। जो एक्ट के अंदर छोटे छोटे इश्यूज है वो हमको तकलीफ, इसके लिए वाली है। हम यहाँ पर बैठे हुए आपको बताना चाहूंगा कि डेवलपमेंट की इश्यू की वजह से हमारे ट्रस्ट को बाहर निकालने की लोग कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कि उन्हें लगता है कि हम वक्त में रहेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारे ट्रस्ट की डेवलप नहीं होंगी। लेकिन वकील साहबान, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि उन सबको आपके जरिए से रोकिए। मैं सबकी प्रॉपर्टी इंशाल्लाह मेरे स्टाफ के भरोसे पे इंशाल्लाह सबको प्रॉपर्टी को डेवलप करने का मैं वादा करता हूं कि सिर्फ डेवलप करने के डर से वक्फ से निकलने की बात न करें। इंशाल्लाह हम ये सारी भी कमियां हैं वक्फ एक्ट के अंदर डेवलपमेंट को लेकर वो हम पूरी दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चारों पिलर जो मैंने अभी बताए, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार और रिहाइश, ये चारों पिलर का हम इस वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से हम ये पैसा निकालेंगे और हमारी कौम के जो वाकिफ ने वक्फ किया है उस मंशे को जरूर इंशाल्लाह आप सबकी मदद से हम कामयाब करेंगे। दूसरी बात, जो वक्फ है ये सिर्फ प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, हम कैश भी वक्फ कर सकते हैं। तो हमारे पास 70 साल में कैश वक्फ का जो अकाउंट भी नहीं खुला था, हमने जब 5 अगस्त को चेयरमैन के बने, उसके बाद हमारी नई टीम काम पे लगी। पहली मीटिंग में हमने डिसीजन लिया और कैश वक्फ का अकाउंट खोला। वो कैश वक्फ में हमारे पास आज भले अकाउंट्स में पैसे कम है क्योंकि उसके अवेयरनेस में, उसकी पॉलिसी बनाने में थोड़ा वक्त लगा हमको, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास ऐसी कमिटमेंट है उस कैश वक्त में से हम लोग हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको पीएचडी करना चाहता है वो बच्चा, तो उसको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देने वाले। जो हमारी माँ बहनें हैं बेसहारा है, जो आज बचत गट के नाम पर शिकार हो रही है, उनको हम 1 टाइम स्ट्रेंथन फंड देने वाले हैं जो 50,000 से 1 लाख तक का होगा। जो यहाँ पर अभी आयमा है जिन्होंने हमारा अभी इस्तेकबाल किया, पेश इमाम साहब और मोहसन साहब जो खादी में मस्जिद के, उस कैश वक्फ के अकाउंट में से हम उनको सैलरी देने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और हम जल्द ही, मैं परसों हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को मिला, मैंने कहा कि हमको 50 बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, 50 हमारे बहनों को जो है तो स्ट्रेंथन फंड का चेक देना है और इसके लिए उनको डेट मांगी। कुछ दिनों में ही हमको तारीख मिलने वाली है। तो सबसे पहला 70 साल में जो पहला काम होने जा रहा है हम शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। और हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी कमेटी बनेगी। और हमारे पास, मेरे पास जितने लोग ये कैश वक्फ को लेकर रिस्पांस दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो हमारे पास इतने दानी लोग हैं कि भाई कितना भेजना है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, इस तरीके के मुझे फोन कॉल्स आ रहे हैं। मतलब क्या है कि हमने कोशिश करने की जरूरत है। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास एक ताकत बनेगी। वक्फ बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम हमारे कौम का हर एक मसला हल कर सकते हैं, लेकिन हमने इस पर कभी सोचा ही नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इससे आगे हम सोचेंगे। इस कैश वक्फ के जरिए से हम हमारे एजुकेशन को, हमारे बहनों को, हमारे आइमा को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमारे जो पर्सनल मसाइल है उसको भी मजबूत करने की हम एक कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ हमने बात की है। जो हमारा जो कज़ात का सिस्टम वक्फ बोर्ड के जरिए से चलता है, वैसे तो काजी का जो एक्ट है वो वक्फ बोर्ड से हटके है, लेकिन जो है एक मुस्लिम बोर्ड है, इसलिए वो काम हमारे पास दिया गया है। उसके लिए भी जो है तो एक नया जीआर आने वाला, कुछ ही दिनों में हमारी गवर्नमेंट से बात हुई है। तो उसके जरिए से वो जीआर आने के बाद जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का हर डिस्ट्रिक्ट में हमने ऑफिस बनाया है, जो पहले सिर्फ मराठवाड़ा में था, अब आज हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, उसी तरह से दफ्तर काजी नाम का एक ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। और उस दफ्तर काजी से हम उस शहर के जो उल्मा है, हमारे दीनी भाई है, जो हमारे इस्लामी स्कॉलर है, उसकी एक कमेटी उस दफ्तर काजी से ज्वाइंट रहेगी। और वहाँ से जैसे हमारे पहले चलता था, वहाँ से हमारे मुस्लिम भाई बहनों के जो भी मसले मसाइल है, भाई बहन का मसला होगा। सिर्फ शादी लगाना काजी का काम नहीं है, सिर्फ तलाक करना काजी साहब का काम नहीं है। काजी साहब का काम है हर चीज के मसाइल को इस दफ्तर काजी से हम उलमाओं के जरिए से, उलमाओं के कॉपरेशन से, इस यहाँ से हम लोग जो है तो उन सब का मसला
भले कुछ भी हो, प्रॉपर्टी का मसला होगा, भाई बहन का मसला हल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर उनको इत्मीनान नहीं होता है तो वो कोर्ट चले जाएगा, लेकिन पहला प्लेटफॉर्म उसको एक अपना हक का मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म पे जाकर वो अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम हर फील्ड में इस प्लेटफॉर्म से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा, मैंने जो बताया आपको कि हमें पहले वजूद बनाना पड़ा, फिर बताना चाहूंगा मैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये हमारी पेरेंट बॉडी है। पेरेंट बॉडी मतलब हमारे जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को पालना, अगर वो बीमार गिरा तो उसको हॉस्पिटल में ले जाना होता है, पेरेंट का ये काम होता है। लेकिन हमारे पेरेंट ने, उनके पास देखो बच्चा भी है तो उसको माँ से दूध पीना है तो पहले रोना पड़ता है, वो अगर रोएगा नहीं तो उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। उस तरीके से हमारे पेरेंट के पास हमको जाकर रोना पड़ा, जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर कभी उन्होंने हमको फंड नहीं दिया था, लेकिन हमने जाकर बताया, आप हमको पैसा देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी पॉलिसी बताई, हमारी प्लानिंग बताई, हम इस तरीके से जिद किया। तो आज मैं आपको फख्र के साथ कहना चाहूंगा कि जितना पैसा इस साल आया है, शायद 70 साल का टोटल मारने के बाद भी नहीं, तकरीबन हमने 70 से 80 करोड़ रुपए, जो 2 करोड़ का बजट था गवर्नमेंट ने कभी नहीं दिया, 70 से 80 करोड़ रुपए अब तक ले चुका हूं मैं इंशाल्लाह। और मेरी मांगे की लिस्ट उनके पास पड़ी है। जब भी जाता हूं तो हमारे सीएम डीसीएम कहते हैं अभी क्या लिस्ट लेके आया तो पहली खत्म नहीं होती कि दूसरी लिस्ट में उनके हाथ में थमा देता हूं। कल ही हमने वर्क ऑर्डर दिए, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको सेव करने के लिए, उसका पोटेंशियल चेक करने के लिए जीआईएस मैपिंग, जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल करने के लिए हुई थी, लेकिन ऑल महाराष्ट्र के लिए हमने वर्क ऑर्डर दिया, जो 22 करोड़ का टेंडर है। 15 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड की इमारत बनाने के लिए लाए। हमने सिर्फ वक्फ बोर्ड का ही नहीं सोचा, 15 करोड़ रुपए मौलाना आजाद के लिए भी, उसको हमारी वक्फ की जमीन थी, 15 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक आयोग के लिए भी। तो सारे माइनॉरिटी के पिलर में हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं इसको काम करने की। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये काम सिर्फ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के हैसियत का नहीं है, ये काम ना ही वक्फ बोर्ड के मेंबर का है, सिर्फ इसके लिए आप सबको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। ये वक्फ, वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ, परमानेंट डेडिकेशन टू अल्लाह, ये डेफिनेशन समझिए। हम लोगों की कैफियत ये है कि वो प्रॉपर्टी है, वो जामा मस्जिद की है और उसके मुतवल्ली फला फला है, इसके लिए वो जमीन उनकी नहीं, वो जमीन अल्लाह की है, वो हम सब की है, वो कौम की है। उसके लिए हम सबको कोशिश करना पड़ेगा, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए हमारे जो भी मुतवल्ली भाई काम कर रहे हैं उनको मदद करना पड़ेगी, उनको अवेयरनेस करना पड़ेगी, उनकी ताकत कहाँ कम गिर रही है। आज ऐसी हालत है कि उसकी प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए कोई आता नहीं, फिर उसको अवेयरनेस नहीं था, एक्ट में क्या प्रोविजन है, मेरे पावर्स क्या है, मेरे अधिकार क्या है, उनको भी हम ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे वक्फ में जितनी भी प्रॉपर्टी है, हम सब अगर वक्फ बोर्ड के साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, जो हम सोच रहे हैं उसके कहीं हम आगे निकल जाएंगे। और हमें नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड अगर मजबूत हो गया और इसकी असल इनकम अगर हम जनरेट करने में कामयाब हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि हमको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और हमको पैसों की भीख मांगना पड़ेगी। हमें लगता है कि हमारा मुस्तकबिल हम खुद बनाएंगे इंशाल्लाह, और हम मेहनत से काम करेंगे। अभी हमने इस साल जो इस 15 अगस्त को हमारे यौम आज़ादी को मनाया है, एक कुछ अलग ढंग से एजुकेशन इदारे या हमारे जितने भी शहर के भाई है, दूर दराज से आए हुए हमारे जो भाई है, आइमा है, हमारे बहनें हैं, ये एक हमने कल्चरल, आज ही मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के अंदर कल्चरल और चैरिटी का डेस्क नहीं था, वो डेस्क हम इस कल्चरल और चैरिटी का जो डेस्क है हम क्रिएट करने वाले हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं अनाउंस करता हूँ। इस तरीके से हम हर फील्ड में, हर शोबे में काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि ये ताकत हमें आपकी मिलेगी तो ये हम जल्दी से कामयाब करेंगे, क्योंकि ये अकेले समीर काजी का काम नहीं है, ना ही ये अकेले हमारे मेंबरान का काम है, ना ही हमारे स्टाफ का काम है, ये सब हम सबका, हमारे सब कौम का काम है। हम सब मिलकर इंशाल्लाह, मैं सबसे फिर एक बार यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि हम सब मिलकर इस वक्फ के प्लेटफॉर्म को मजबूत करेंगे और हमारे तमाम मसालों को हल करने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। हाल होने पर आज जो 15 अगस्त का प्रोग्राम वक्फ बोर्ड में मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासत के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब समीर काजी साहब खुद मौजूद थे। उनके साथ साथ रुकन वक्फ बोर्ड जनाब इफ्तिखार हाशमी साहब, रुकन वक्फ बोर्ड
एडवोकेट पठान साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियत औरंगाबाद के वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मौजूद रहे। आज के इस मौके पर मैं वक्फ बोर्ड के जानिब से तमाम लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी। यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त के मौके पर यौम आज़ादी के मौके पर मैं सभी शहरियान को महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल और हमारे चेयरमैन और स्टाफ की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। काफ़ी है।